हेलो फ्रेंड्स, आपके समक्ष अभी मैथ और साइंस का पेपर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज की परीक्षा का मैंने सोचा कि चर्चा कर लिया जाए आपस में। तो पहला ये प्रश्न है मैथ्स ग्रुप का। किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दिया गया है, चारों भुजाओं का जोड़, लंबाई का जोड़, जिसमें BC दिया गया है इतना, CD आपका दिया गया है 17, तो BC हो गया, CD हो गया, और AD आपका हो गया 40, A और B 90। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा। और ये फिगर बनाने के बाद हमने देखा कि और भी दोनों को उनको 90 ले लेना है। तो ये समलंब चतुर्भुज जो बन गया, इसमें फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के उपपत्तियों और यहाँ पे उपपत्तियों का प्रूफ यूज किया, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। तो उपपत्तियों के लिए या प्रूफ्स के लिए कम उपयुक्त है, कम वर्ड को हम लोग देखेंगे और तब इसका उत्तर बनाने में सुविधा होगी। इसका पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शंस है, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए, एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है। और चौथा कह रहा है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दशीय ज्ञान के आधार पर होता है, न कि तर्क के आधार पर। तो इसमें कीवर्ड्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। पेडागोगी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपको अगर विषय का नॉलेज है तो उसके बाद थोड़ा सा उसके शब्दों पे जाइए। यहाँ विषय नहीं होकर के स्वयं के तर्क की बात कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। संबंध को उजागर करने की बात कह रहा है, लग रहा है ठीक है। गणित के अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो अंतर्दृष्टि प्रदान करना, और यहाँ प्रूफ की बात, केवल लॉजिकल थिंकिंग की बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि इससे और इससे अगर तुलना करते हैं तो विशेष इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। और सबसे कम उपयुक्त जो कह रहे हैं ये ज़्यादा हो गया ना, अंतर्दृष्टि संरचना में अंतर्दृष्टि, और ये कहता है तर्क नहीं, ना कि तर्क पर, तो इसका 4 हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन सब है। PQS समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो जो है परस्पर काटते हैं, PR और QS, तो आसानी से बन जाने वाला है। यदि OP दिया गया है इससे x+7 सेंटीमीटर, OQ x+y, और OR इतना, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे इस फिगर को, तो आपको आसान से पहले तो विकर्ण ड्रॉ कर लेना है। विकर्ण दो ठो हम ड्रॉ कर लेंगे, PQ और RS। तो शायद मैंने बना दिया होगा इसको, हाँ। तो इस तरह का फिगर आएगा, ऐसे P और R को मिला दिया तो ये एक विकर्ण हो गया, और QS को मिलाया तो QS दूसरा विकर्ण हो गया। जैसा कहा था वैसा हमने लिख लिया। ये केवल एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ईच अदर एट सेंटर, एक दूसरे को काटते हैं। तो काटते हैं तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, फिर आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। ये x+7 था, तो x+7 बराबर हमने 220 लिख दिया। x का सॉल्यूशन इतना आया, ऐसे करके इधर भी किया, इसका सॉल्यूशन y का वैल्यू यहाँ आया। और अब आपको पूछता क्या है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए पूछता था, हमने गुना कर लिया 7 × 3 + 5, तो आंसर 26 आ गया। सब नहीं बनाया है लेकिन कुछ तो लगा कि समझाने लायक। हालांकि इसमें समय बहुत लग जाएगा, इसीलिए अलग से इसका रफ पे बनाते हुए यहाँ बनाना संभव नहीं है। अपल 34 में ऐसा ही है, बोर्ड मास पर आपका आधारित है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसको बनाया
और बनाने के बाद इसका उत्तर हमको क्या आया है, ये आया है 34 का हमको आया है 5 ही आया है। तो करेक्ट आप लोग मिला लेंगे। 35 एक समीकरण आधारित है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। अरुण इन 3 ईयर्स ओल्डर, अरुण जो है सो अपने भाई से 3 साल बड़ा है, 3 ईयर्स ओल्डर देन वरुण। तो इसको इक्वेशन के रूप में लिखिएगा। 8 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, 8 साल पहले। तो ये बस 19th का मैथमेटिक्स है आपका कि अरुण का एज कितना था, तो वरुण के एज का इतना था बाई 6 ईयर्स। एट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज x ईयर्स, और अभी कह रहा है कि वरुण का एज x ईयर है। देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन। तो उसके लिए आपको एक स्थापित करने के लिए कह रहा है कि समीकरण लिखें। तो जब इसको आप लिखेंगे तो 35 का ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ये सीधा वन लाइनर है। अधिगम का वह क्षेत्र जहाँ व्यवहार और मूल्यों के साथ क्या है, संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसके बाद भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो ये आता है भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन। ये भी आपको पेडागोगी हो गया। पेडागोगी के बाद अगला क्वेश्चन, एक लंबे वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6। आपको हाइट दिया गया है बेलन का, तो आप आराम से एक बेलन बना लेंगे और ये बेलन का अगला बेलन फिर बना लेंगे। उसमें पहले देख लीजिए हाइट लिखा हुआ है कितना, बेलन की ऊंचाई 9, तो ऊंचाई 9 कर लीजिए। और आधार का त्रिज्या, तो ये छोटा सा त्रिज्या यहाँ से हो जाएगा, ये त्रिज्या आपका हो गया 6। और बेलन का फार्मूला पे रख दीजिए। ये पुराना बेलन है, ओल्ड, आप नया बनाइए। नया में कह रहा है क्या, त्रिज्या आधी कर दिया, तो आधा कर दीजिएगा। तो त्रिज्या और आधा होने से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा थोड़ा। तो पहले ही पतला बनाया है, और कितना पतला बनाना है। आप इसी को ओल्ड, तो न्यू यहाँ लिख लीजिए, पतला सा इसे हो जाएगा। आधा त्रिज्या आधी, ऊंचाई में 3 वृद्धि, तो ऊंचाई इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आधा त्रिज्या इसका आधा कर लिए, आधा कर लिए तो 6 बाय कितना हो जाएगा, आधा कर लिए, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 9 में 3 बढ़ गया है, तो 9 3 12 ये हो जाएगा। अब दोनों का आपको भाग देना है, फार्मूला में पुट करके भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो जो इसका रिलेशनशिप आएगा वो 1/3 आता है, निकाल करके देख लीजिएगा। आपका बहुत आसान सब है। 37 का हो गया 4, समय लग जाएगा, नहीं तो इसको आसानी से बना देते। भाग दे ही दीजिए, मन है तो। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भाग दे दीजिए, जगह मिल ही गया है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई R2 कर लीजिए, H2 कर लीजिए, R1 कर लीजिए, H1 कर लीजिए, H2। हाँ, तो पाई से पाई तो ऐसे ही कटेगा। आर का जो संबंध है सो पुटअप कर दीजिए, 6 गुने 6, और नहीं नया वाला पुट कीजिए, सॉरी नया वाला पुट कीजिए। तो नया वाला इसका है 3, 3 गुने 3 गुने ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा पुराना वाला इसका 6 गुने 6 गुने 9, यही तो है। 3 2 3 2 किए थे तो ठीक है, एक बार अपने किए थे, यहाँ जगह था इसलिए करने लग गए। अब आगे से नहीं हम लोग करेंगे, आगे भागेंगे। 1/3 यही रेशियो आपका आ गया, तो ये सही हो जाएगा। 4th, अब इसको 38 का देख लीजिए। 38 में है, वैन हेले की ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच में अवरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो ये
क्लासिफिकेशन उसका करना है कि रीअरेंज करना है कि किस तरह से उन्होंने बताया था क्या क्या पहले कौन कौन स्टेप लेना है। तो इसके इनके हिसाब से अरेंज करने पर ये वाला जो आपका है ये सही हो जाता है DBAC। पहले आकृति जो है वैसे उसको पहचानिए कि कैसा आकृति है, उसके बाद आकृतियों को क्लासिफाई कीजिए, अलग अलग आकृति को एकत्रित कीजिए, एक जैसी समरूप आकृति को इकट्ठा कर लीजिए, अलग कर लीजिए। और जब ये काम हो जाए उसके बाद उसका गुण देखिए कि एक किस तरह के गुण हैं उसमें। और अब विभिन्न वर्गों के बीच क्या करना है, तो सहसंबंध ढूंढना है। ये प्रॉपर उनका टेक्निक था एनालॉजी का। 39 क्वेश्चन है, पाई चार्ट से पर आधारित है। एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी ये 5 विषय ले लिया गया। अंक है 90, 80, 65, 75 और 50। केंद्रीय कोण, केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है पाई द्वारा उसको केंद्रीय कोण कहते हैं। तो ऐसे यहाँ से बनाए, ये केंद्र पर जो कोण बना केंद्रीय कोण हो गया, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो इस पाई चार्ट में कह रहा है क्या, एक तो बढ़िया से बनाना पड़ेगा हमको 90। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री बना। ये 90 डिग्री किसके लिए है, सबसे बड़ा लिखा है गणित के लिए, तो ये गणित के स्टूडेंट हो गए। और दूसरा कह रहा है यहाँ विद्यार्थी द्वारा कुल अंक 540 है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल अंक कितना है 540। और यहाँ जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना होता है, तो ये होता है 360। तो पहले रेशियो निकाल लीजिए, कुल अंक इतना कोण बराबर 540। तो 1 डिग्री का मान हो जाएगा 1.5 करीब। और ये रेशियो आपको निकल गया, तो यही वाइटल है। आप 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना डिग्री का आ रहा है, उस हिसाब से गुना कर देंगे। यहाँ कह रहा है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का अंतर। तो गणित में हम देखे हैं कि 90 है, और अंग्रेजी आपका कहाँ गया, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी यहाँ लास्ट में है, अंग्रेजी लास्ट वाला ये है। तो वही 90 में से 50 घट गया, 40 डिग्री बचा। 40 डिग्री बचा, 1 डिग्री के लिए हम 1.5 निकाल ही चुके हैं। तो 40 डिग्री बराबर 40 गुना 1.5, 60। यही इसका राइट आंसर है। रफ रहता है तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन टाइम लग जा रहा है। बहुत आसान सब है, और बना होगा आप लोग से बढ़िया बना होगा। एट अपर प्राइमरी stage as per NCERT, which of the following topic have not been included in number system। तो कह रहा है क्या, प्राइमरी स्टेज में नॉट इंक्लूडेड, नॉट वाला वर्ड पर ध्यान देना है। तो प्राइमरी में सिलेबस में क्या क्या नहीं इंक्लूडेड, अपर प्राइमरी मतलब क्या हो गया हम लोगों का मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े है, तो नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसके बाद 41 में रूब्रिक के बारे में कहा गया है कि रूब्रिक प्रणाली क्या है। तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो इसका आसानी से आंसर हो ही जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो इसको छोड़ना उचित है। ऐसा प्रश्न को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ढो करके, जब नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ करके निकल लेना अच्छा है। अगर पढ़े होंगे तो आप इसका टिक मारे होंगे रूब्रिक सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा कन्फ्यूजन का पॉइंट हमको भी एक जगह लग रहा है, इसीलिए इसको हम जो चाहते हैं बाद में देखेंगे। चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं। रूब्रिक में एक पॉइंट में कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ कि 2 होगा कि 1 होगा, इसको देख लेंगे बाद में। 42 ये आसान सा है, एफ ई और भी के बारे में संबंध है। तो ये संबंध आपको मालूम है, आप आराम से फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर पहले आप निकाल लीजिएगा उस संबंध से हम एक तो लिख देते हैं, इस संबंध के आधार पर आप अपना निकाल लीजिएगा। v + f = होता है e + 2। इस आधार पर अपना निकालेंगे तो हमारा अंत में इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये इतना आ जाएगा।
43 भी वैसा ही है, बनाने पर इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से आ जाएगा। पी और क्यू के रूप में निकलना है तो पी और क्यू के रूप में पहले तोड़ना है, उसको करना होगा, थोड़ा रीअरेंज करना होगा। और इसका आंसर जो हमको आया है -5 आया है, तो -5 किस चॉइस में है? ये 4 में। 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। 2 रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल द्वारा प्रच्छेदित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने 2 अंतःकोण, ये तो बहुत आसान हो गया। 2 रेखा है, 2 रेखा को आप एक ट्रांसवर्सल से काट रहे हैं, तो अंतःकोणों का योग कितना होगा? दोनों का योग होगा 180। अगर इसको x माने, इसको y माने, तो यही इसी पर तो सेट करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 44 का हमको ये आया है 154 आया है। एक बार इसको लेकिन करके देख लेते हैं, कन्फ्यूजन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। आया है तो आया है 2x + 3x तो 5x, और 15 - 20 तो -5, 180। इधर जाके 5 जुड़ेगा तो x बराबर 185। x का मान हो जाएगा आपको इतना भागा 5, तो 5 से काटेंगे, 5 छक्के 5 × 15, 5 × 7 = 35, तो 37, 37 × 4 तो 4 × 7 = 28, हासिल 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10। 4 से गुना किया ना तो 4 × 28 के 8 हासिल 2, और 4 × 3 = 12, 2 = 14, ठीक तो है, और +6। हाँ सही है, थोड़ा सा हमको लगा था कि घबरा गया है क्या। चलिए, तो सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, ये भी बहुत आसान है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो भिन्न कोई भी होता है, जैसे ये और ये 6/7 और 3/8, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लेते हैं, नहीं तो एलसीएम वाला निकालते हैं। तो निकाले हैं, इसका जो आंसर आया है सबसे बड़ा और छोटा दोनों का क्या करना है? सम निकालना है, सम। बाद में जोड़ना भी है, पहले बड़ा और छोटा का यहाँ डिमार्केशन कर लीजिए कि कौन बड़ा छोटा है, उसके बाद उसका सम भी निकालना है। तो बहुत क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इसका डिस्कस, आसान क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है। इसका ये आ रहा है, सब आप लोग कर लिए होंगे, सब सही होगा। Which of the following does not imply the meaning of assessment? आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। नहीं पे यहाँ ध्यान देना है कि नहीं वर्ड जोड़ दिया है, तो इस तरह से इस नहीं को कौन नहीं समझाता है? आकलन असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझाता है। तो मूल्यांकन, ये तो इसका अर्थ है विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है, नाम देते हैं उसको, मूल्यांकन में नाम। उसके बाद नॉमिनल कार्डिनल जो होता है वो वाला यूज कर दिया है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का निदान करने में सहायक होता है, हाँ ये होता है, निदान करता है। उसके बाद विद्यार्थी के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है, तो तरीका तो है ही कि कैसा उसने अचीवमेंट किया है, प्रोसीड्यूर टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल ये भी है। हमको चाहिए क्या? डज नॉट वाला चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि केवल नाम हमको नहीं देना है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणित के रचनात्मकता का संकेतक नहीं है? Which of the following not an indicator of creativity in mathematics? तो क्रिएटिविटी के साथ यही नॉट जोड़ दिया है। अब देख लेंगे हम इसको। विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का प्रयोग करता है, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करता है, तो ये तो सही है। उसके बाद लचीली सोच में सक्षम है, अभिसारी चिंतन है तो लचीली भी होगा ही। विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों के उपयोग करते हैं,
विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, नहीं, उनको प्रश्न दे दिया जाता है, प्रश्न प्रस्तुत नहीं करते। 48 में कह रहा है इतना में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इतना आसान है कि देखते समझ में आ रहा है। 30 गुने 30 करते हैं तो 30 का 900 वर्ग है। उसके बाद अगला वर्ग हो जाएगा 31 करेंगे तो 961 होगा। 30 गुने 30 तो समझ में आ गया हमको कि 900 है। अगला करेंगे कितना, तो अगला हमारा आएगा 31 गुने 31, तो ये 31 961 आएगा। तो अब इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 वैल्यू आ गया। अब यहाँ फिर से इसको डालिए, 3 गुने 5 जो 2, हाँ इसका भी आंसर आया है 3 55 और 6 61। यहाँ गड़बड़ा दिए वो, नहीं यहाँ जो आएगा 55 में ये 6 आया है, 6 55 6 61 है ना, 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61, तो हड़बड़ नहीं करना। अब ये आंसर आ गया 3 6 18 2 20। ठीक, बना हुआ था, इसको हम सोचे बहुत आसान है तो थोड़ा जल्दी लिख लें। देखिए माइनस करने में दिक्कत हो रहा था। 49, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इतना 3 5 and 7, तो ये 3 5 7 सब का हम लघुत्तम निकाल लेंगे एलसीएम, और तीनों एक दूसरे से कटने वाली नहीं है तो गुना हो जाएगा। 3 5 15 गुने 7 105, 105 से हम गुना करेंगे। अच्छा ये 1 से लेके कितना 500 तक, तो 105 खुद हो गया, और इसको अधिकतम हम 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 420। 5वां बार में तो ये 500 पार हो जाएगा, इसीलिए 4 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित की सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है भाई। दिन प्रतिदिन की समस्या को समाधान करना, समस्या तो है लेकिन कहता है महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, तो देखते रहना होगा। यह समझना है कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। गणित के शॉर्टकट खोजना, शॉर्टकट तो कोई सही रीजनिंग पर नहीं होता है, लॉजिक पे, इसीलिए यही आंसर हो ही जाएगा आपका। फिफ्टी वन का हमने बनाया, ये आंसर इसका 85 आया। हम कहीं तेजी तेजी हम लोग आगे बढ़ें। उसके बाद 52 में आप लोग वही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज वाला सब है, तो इसका भी आंसर हम बनाए हैं, अभी बताने की जरूरत नहीं है। 675 है, मिला लीजिएगा, सबका सही होगा आप लोगों का। उसके बाद 53 में आपका राइट आंसर 53 का आया है, उसको हम लिखा देते हैं इसमें 3। 53 का कुछ धोखा हो गया है, इसको बनाना पड़ेगा। 51 का 85 है, ठीक है। 51 का 85, ठीक है। 52 का लिखे हैं हम 675, तो वो भी हो गया। और 53 का 100, हाँ ठीक है बना हुआ है। 53 का ये 100 है। बहुत आसान क्वेश्चन सब है, कौन का मान दिया हुआ है, उसको समद्विभाजक है, आराम से निकल जाएगा। तो व्यर्थ समय हम लोग नहीं गंवाएं। ऐसे ही इसमें ये डाटा दिया हुआ है कि कुल अंक इतना 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 है, आंकड़ों का माध्य और परिसर। तो सिंपल है, रेंज निकालना है। रेंज निकालने में सबसे छोटा बड़ा का अंतर होगा, तो अंतर हम निकाल लेंगे, और माध्य मतलब सब डाटा को जोड़ेंगे और डाटा की संख्या से भाग दे देंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। इसका निकाले हुए हैं 54 का 5.5, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 पंखे इतना में खरीदता है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है।
क्रय मूल्य से 25% अधिक पर वो अंकित करता है और वह सभी पंखों को 10% बाद में उस पर छूट दे देता है। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य है इससे ज़्यादा, तो उस हिसाब से यहाँ आराम से 12 से भाग दे देंगे तो एक जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा आपका परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस। उससे बढ़ाएंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा 25%। तो कैलकुलेशन आसान है, कोई भारी नहीं है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000 रुपये। ये आसान फार्मूला है और इसका सॉल्यूशन आएगा 55 के बाद 56, 56 का तीसरा ये -4 आया है। तो आप मिला लीजिएगा इसको, एकदम सही है ये सब। 57 का 1 आया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। 1 होगा, बहुत आसान है। उसके बाद 58, इसका आपको देखना है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है क्योंकि पेडागोजी का क्वेश्चन सब है। आपकी समझ से और आयोग की समझ से थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, फिर भी अपना बेस्ट देना है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है। कैसा? त्रिभुज के आकार का कतरन, और उनका आकार कैसा है? अलग अलग है, सबको एक समान नहीं देता है। और उन्हें कोनों का योग ज्ञात करने के लिए कोनों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। तो इसका बेसिक क्या होगा? क्योंकि इसके जब चाहे किसी भी आकृति का ये कोण होगा, इसका समकोण हो चाहे अधिक कोण हो, हम तो जानते हैं कि वो क्या होगा, तीनों कोण क्या होगा? 180 होगा। तो बेसिक उनको यही समझाना है, इसीलिए ऐसा दे रहे हैं। तो उसको बता नहीं रहे हैं सीधे सीधे, क्या करा रहे हैं? खोज विधि द्वारा करवा रहे हैं कि आप खोजो और ये सिद्धांत हमको बताओ। और एक और भी इसको बोलते हैं आगमन विधि। तो आगमन तो यहाँ रहता है तो उसको भी लगाना पड़ता है, इसलिए वो है नहीं, निगमन है। तो ये ठीक है, आपका खोज विधि ही आंसर हो जाएगा, भ्रमित करने के लिए। और सब चॉइस 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ये लिखा हुआ है आपका एक्सप्रेशन सब, इसको देखिए और नॉट ध्यान रखिएगा। नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? नहीं वाला टर्म भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है, ये व्यंजक है कि नहीं? तो सॉल्व करेंगे तो गणित नहीं है। ये कह रहा है नहीं, तो नहीं का आंसर क्या होगा? यहाँ इसको भी देख लीजिए पहले, सत्य नहीं है, तो ये तो गणितीय व्यंजक है ना, तो है लिखा हुआ है नहीं है, तो आंसर तो मिल गया है। लेकिन आगे इसको देखिए, गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है, तो ये तो सही है। आप खोज रहे हैं नहीं, तो हमारा आंसर तो मिल गया है। आगे फिर कह देंगे, छोड़ दीजिए, क्योंकि वन ऑफ दिस या नन ऑफ वन, मोर देन वन, नन ऑफ दीज, ये सब तो ऑप्शन में है नहीं। हालांकि इसको कहा है और सरल नहीं किया जा सकता है, तो ये भी तो सरल किया जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जमा दिया, ये भी किया जा सकता है। कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा, आयोग का कभी कभी होता है इस सब का। अब 60 सॉल्यूशन है, तो इसका तो सॉल्यूशन आसान है, 660 आया था, है ये चॉइस। चलिए, इतना मैथ हो गया, और आप लोग का साइंस वाला मिलवा लेते हैं हम। साइंस में आपका हिंदी पकड़ लेते हैं, या बाद में जहाँ कन्फ्यूजन आएगी तो अंग्रेजी भी पकड़ लेंगे। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, मेटल ऑक्साइड सब बेसिक, ठीक है, एक स्टेटमेंट। दूसरा कहता है एयर एक्सपैंड्स, हवा का फैलाव होता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने, हाँ प्रवेश कराने पर, डालने नहीं, प्रवेश कराने पर चूने का रंग दूधिया हो जाता है, तो ये भी फैक्ट है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरे को उदासीन कर से देते हैं। तो ठीक है, आपको करना क्या था, यहाँ करना है पॉइंट, अवलोकन ओ द्वारा निरूपित करें और आई द्वारा निष्कर्ष, ऑब्जर्वेशन का ओ और इन्फरेंस का आई। तो निष्कर्ष है या ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पता करना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे तो 61 का ये वाला हमको लगता है कि हो जाएगा। बी जो है ऑब्जर्वेशन है, हम देखे हैं फैला है, और सी जो है ये देखते हैं कि दूधिया हो जाता है, तो थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य गैस आने से दूधिया नहीं होता है, लेकिन यही गैस जाने से होता है। तो इसका कुछ कारण प्रभाव होगा, तो इन्फ्लुएंस में आ गया। इस प्रकार से ये सही लग रहा है। और मेटल ऑक्साइड तो आप जानते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका ऑब्जर्वेशन सब है। ये 62, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता कह रहा है। विचार स्थिर होते हैं, ये अवधारणा बताइए, विचार कभी स्टेबल होगा? विचार ही तो ऐसा है जिसकी गति बहुत तीव्र होती है, कहीं भी जा सकता है, और इसी को कह रहा है। अगला देखिए, विचार परिवर्तन भी होते हैं और एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज। तो हिंदी में उल्टा लग रहा था, यहाँ है आइडिया रेजिस्टेंट टू चेंज। आइडिया जो है सो चेंज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो यहाँ खोज रहा है विशेषता नहीं है। तो आइडिया तो परिवर्तनशील होते हैं, ये सही बात है, ये विशेषता है। ये कह रहा है नहीं है, तो यही ना हो जाएगा आंसर। और सब तो ठीक ही है, अवलोकित विशेषता है, कारण और प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। विचार कारण और प्रभाव को प्रदर्शित, आइडिया डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। आइडिया जब प्रभाव नहीं डालेगा तो ये तो गलत, कोई बात नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। उसके बाद 63 रीजन असर्शंस है, यहाँ देखिए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को ऐड करना है वाटर में फॉर डाइल्यूटिंग। अगर उसको पतला करना है, घोल को तनु करना है, तो एसिड को हमको धीरे धीरे पानी में करना होगा, सही बात है। और यहाँ है एंड नॉट वाइस वर्सा, हाँ ठीक है, यही उल्टा नहीं होना चाहिए। सो कह रहा कि आपको जब मिलाना है तो पहले क्या करना है, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, पहले पानी रख लीजिए और पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाइए, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, उसमें निकलती है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो सही है ये। और इसका डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी तो सही है, एक्सोथर्मिक है ही, इसीलिए ऐसा कारण है कि थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है। तो दोनों सत्य हैं, तो ए आर बी ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ये है। उसके बाद रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड। नहीं, स्लोअर नहीं होता, ये फास्टर होता है। पानी में ऑक्सीजन तो डिजॉल्व है, उनको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो तेज़ तेज़ खींचना चाहते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा खींचेंगे तब ना थोड़ा थोड़ा पानी में से नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये लार्ज अमाउंट लिख रहा है, बताइए, पानी में है कम और लिख रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो दोनों गलत है, बोथ आर फॉल्स। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, सिनेमा हॉल में
संगीत समारोह हॉल में, इन दोनों हॉल में गए हैं तो सामान्य छत क्या रहता है, छत पे कर्व रहता है, ठीक है। और वक्र सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि सभी दिशा में परावर्तित है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो ये यार दोनों सही और सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। उसके बाद 66 देखिए, बहुत आसान सब है। परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, अंग्रेजी भी पढ़ने दीजिए। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रोसीड्योर, ठीक है। प्रोसेस से रिजल्ट को मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सो कह रहा है, तो ऐसा ही भी है। प्रोसेस रिगार्डिंग नॉट लगाया है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, केवल ट्रू खोज रहा है, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया अच्छा से। दूसरा पॉइंट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशंस, एनी लगा दिया है। देखिए थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में कन्फ्यूजन रहता है, तो अंग्रेजियों को सही माना जाता है, तो इस हिसाब से एनी लगा दिया तो हमको लगता है कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी घटा दिया। डाटा एंड एविडेंस आर सेम, देयर आर नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड्स, तो कह रहा है ट्रू। तो ट्रू खोजने के लिए हमको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि थोड़ा भी एनी का मामला चलेगा कि नहीं। हाँ ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ एकदम सेम कर दिया, इसीलिए यही सही हो जाएगा। डाटा एविडेंस सेम, इसको काटना ही था सी। चलिए, और नहीं के चलते ए हमारा छठ ही गया था, सही। 66 का हो गया। 67 कहता है फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें कहाँ सब तो ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ये, और वो कह रहा है टंगस्टन का बना होता है, तो इसमें ओहो लो वर्ड पे ध्यान नहीं दिया यहाँ, तो लो थोड़ी होता है, ये तो हाई भी होता है ना। लो रहेगा तो गल के गिर जाएगा, उसका मतलब कहाँ। तो आपका 67 का तो हो जाएगा, इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये सही है। आर को गलत कर दिया इसमें। चलिए, उसके बाद 68 को देखते हैं। 68 में कह रहा है दीज आइडेंटिकल होल्स आर परचेज्ड punched at different levels height in a plastic bottle। वाटर बोतल लिखा है, उसमें कह रहा है यहाँ 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 पंच कर दिया है, पतला पतला छेद कर दिया है। तो पतला पतला छेद करने से क्या होगा, यहाँ दूर तक पानी जाएगा, सो होगा, और यहाँ से थोड़ा ऐसे करके कम आएगा, ऐसे करके आएगा। प्रेशर से निकलेगा, लेकिन ऊंचाई है तो वो भी वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट ग्रेटेस्ट फोर्स, ठीक है। नीचे वाले से बल के साथ आएगा, ये तो बिल्कुल सही है, अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा क्योंकि प्रेशर है, तो ये सही है। और उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ, ये गलत है, ये नहीं होगा, प्रेशर वहाँ है ही नहीं। और सभी छेदों से ये भी गलत है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा ना, वहाँ तो प्रेशर नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर तो जाना चाहिए ये का, ये तो बिल्कुल सही है। और अंग्रेजी में देख लें, व्हाट फॉर्म्स
वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस। 50 बड़ा बढ़िया यहाँ पे चॉइस लग रहा है इसका, तो लेकिन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये जाना चाहिए होगा। हाईएस्ट होल में प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर नहीं है तो ये ऐसे नज़दीक आता जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये दूर तो जाएगा ही। और चूँकि होल्स है पॉइंट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ दिया है कि हाइट कितना दूर पर है, सो नहीं दिया है। अगर हाइट की चर्चा होती, बहुत कम होगा तो ये भी कितना दूर जाएगा, तो मिडिल वाला हो सकता है ज़्यादा दूर चला जाए थोड़ा, बट जो कंडीशन है उसमें सबसे बेस्ट इसका आंसर हमको लगता है 4th ही जाएगा, क्योंकि हाइट नहीं दिया है तो आइडेंटिकल हम मान लेते हैं, आइडेंटिकल मान लेंगे, थोड़ा ऊंचाई पे होगा तो यही जाएगा। ठीक है, केवल ट्रू को हमको देखना है, तो ट्रू देखने के लिए इसमें फोर्स तो ज़्यादा होगा, ये तो 100% सही है। उसके बाद आपका ये नहीं, ये नहीं, ये दूरी का मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। न्यूनतम छेद में अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये हाइट पे डिपेंड करता है, ये यहाँ इसकी जो हाइट होगी इस पर डिपेंड करता है। बहुत समय लग रहा है और हमको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन में यहाँ है हाइट का, बट इसमें जो बेस्ट है ये आपका इसके साथ रही, बने रही। अगला क्वेश्चन 69 का देखिए, मानव परिसंचारी तंत्र, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बहुत आसान है। इसमें क्या हो जाएगा, ओपन सिंगल सर्कुलेशन नहीं, ओपन डबल सर्कुलेशन, ओपन है ही नहीं, नस के अंदर नली में बंद है तो क्लोज्ड वाला होगा तो क्लोज्ड होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा कि डबल होगा तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक से हृदय में जाता है, दूसरे से हृदय से शरीर में जाता है, धमनी और आर्टरी और वेंस दोनों है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, 17 में कह रहा है क्लास 8, ये लेवल भी देखना पड़ता है, तो क्लास 7 के शिक्षक पादप और जीवजंतुओं के अनुकूलन, एडाप्टेशन संबंधी कुछ करा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाते हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। अच्छा, उनकी रणनीति है, उनमें मतलब उनका स्ट्रेटजी है, उनमें सबसे बढ़िया कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त। आरेखन, मॉडलिंग के सेंस में, तो मॉडलिंग तो लास्ट का है, ये कट गया। पोर्टफोलियो भी थोड़ा बाद की ही बात है। हाँ, पहले वो नैदानिक प्रश्नावली बनाएंगे, उसके बाद साक्षात्कार, हाँ ये सही हो जाएगा। 3, which of the following not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides। नॉट कॉज्ड की बात कर रहा है, क्या नहीं होता है, तो क्या होता है पहले ढूंढ लीजिए, एक्सेसिव यूज करने से होता क्या क्या है, तो सॉइल इरोजन होगा, ये तो पानी की घटना है, ये नहीं होगा एक्सेसिव यूज से, यही तो आंसर हो जाएगा। ये होता ही है एक्सेसिव यूज से, नाइट्रिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ये सब तो होता ही है। ओडोमीटर, ये सब बताइए, इतना आसान सवाल सब क्या करता है, औसत चाल, स्पीड ऑफ द कार। ओडोमीटर क्या करता है, तो कार की गति बताएगा। 73 पास कर रहे हैं हम लोग। निम्न में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन से सही हैं। हाँ, ये आसान क्वेश्चन है, इसको खाली आपको ऑर्डर देख लीजिए।
अवलोकनीय घटना के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, चुनौती नहीं दी जा सकती है। और नेक्स्ट है, वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। मतलब फिजिकल फिनोमेना के लिए वो तर्क वितर्क बताते हैं, उसका आधार बताते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा, यही हो जाएगा सबसे बढ़िया। ऑब्जर्वेबल्स के बीच रिलेशंस बताते हैं, उसको व्याख्या करते हैं, खाली रीजनिंग की बात नहीं करते हैं। उसके बाद 74th, स्वपरागन केवल द्विलिंगी फूलों में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल। उसके बाद द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागन दोनों प्रकार की पराग खींच सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। या तो वो खुद अपने से पोलिनेट हो जाए, उसका एंथर और ये पोलिन दोनों मिक्स हो जाए, और नहीं एंथर स्टिग्मा में हो जाए, और नहीं तो अदर उसी कुल के अलग के पौधे से कोई आकर के और उसमें पोलिनेट कर दे, ये भी होता है। तो ये सही हो जाएगा दोनों। इज ट्रू बीज फॉल्स नहीं, दोनों दोनों बोथ फॉल्स, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू आपका 4, ठीक है। उसके बाद 75, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगमिक, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव में सीधा जान लीजिए, पहले नियम पढ़ाया जाता है। इंडक्टिव में क्या करते हैं, पहले नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, और कह रहा है कि गतिविधि आगमिक व्याख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों के परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। अंग्रेजी में देखिए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसको केवल बोलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल। हाँ, ठीक है, मेजर करेगा तो लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा, और उसे बहुत कुछ सीखेगा। मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेरियस केसेस, मतलब कौन बदल बदल के एक बार इतना फिर डाले तो कितना हुआ, फिर दूसरी बार ऐसे करके अब मापो कितना हुआ। तो इस तरह वो देखेगा, सॉरी, ये और ये देखेगा। तीसरी बार ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग, यही हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। उसके बाद वो खुद नियम बना लेगा कि जितना से आया था उतना ही से गया था। ये इसीलिए बताया जा रहा है कि हर केस में ये थीटा जो होगा, ये थीटा बराबर होगा, तो बाद में उसको आई कहा जाएगा और इसको आर कहा जाएगा। हाँ, ठीक, यही कारण है कि कहा है कि नियम का ज्ञान उनको होगा, ठीक है। 76 कहता है, दो शुक्राणु स्त्री के दो अंड के साथ मिलते हैं तो जुड़वा होते हैं। अंग्रेजी में क्या है, आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो होगा ही। तो दोनों क्यों नहीं होगा, ये मे भी लगाइए, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। कॉन्जॉइंट हमेशा सट जाएगा ऐसा थोड़ी होता है, ये कंफ्यूजिंग है। बेस्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 3। 77 में देखिए, कौन सा यह से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। तो बहुत आसान है, भूजल का संरक्षण करता है, स्थानीय आप्लावन को कम करता है, और स्थानीय लोकल फ्लडिंग। हाँ, जब पानी का व्यवस्था कर लेंगे तो करेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करता है ना। तो उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ये भी सही है।
तो आपका ए, बी और डी कहीं आना चाहिए, ये तो है ही, मिल गया। ए, बी, डी सही है, थर्ड आंसर सही है। यहाँ कुछ है, यहाँ लगा लीजिए, ए, बी, डी सही है। उसके बाद 78, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्या सहायता करती है। डेवलपिंग डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज, सामाजिक और वैज्ञानिक, ठीक है। इन क्लास, तो क्लास में करते हैं तो किस में मदद मिलेगी? डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स, आर्गुमेंट तर्क की क्षमता, ठीक है, तर्क कौशल। दूसरा डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल भी होगा। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, और अच्छा विचार चॉइस हम लोग देख लिए लगभग। विज्ञान के विकास से समाज की भूमिका, सोशियो कल्चरल है, समाज की भूमिका है ही, तब मल्टीपल आंसर यहाँ है, तो इसको देखिए मल्टीपल आंसर के रूप में बी और सी, ठीक है। ट्रिपल पहले देख लेना चाहिए, 3-3 वाला, ए, बी और सी। तो ए सही है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन अब सी कैसे ठीक है? सामाजिक नहीं, नागरिक, ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका आंसर ये नागरिक थोड़ी होगा, इनको सिटीजन्स, इसको नहीं देखिए, अंग्रेजी देखना पड़ेगा। अंग्रेजी में नागरिक विज्ञान पर कंफ्यूजन हो रहा है। इनकरेजिंग पेडागोगी का क्वेश्चन हमेशा हर साल रहता है थोड़ा इसका। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, हाँ यहाँ साइंस एक्टिविटी की बात हो गई, सिटीजन साइंस कोई साइंस नहीं होता, सिटीजन्स प्रीपोजिशनल मिस्टेक हो सकता है। अगर ये समाज की बात यहाँ करता है सिटीजन्स के लिए, तो ये सही हो जाएगा, ये सही है ही। केवल तर्कना क्षमता नहीं, लेकिन तर्क का विकास तो होता ही है। फिर ये कन्फ्यूजन जोन में जा रहा है, लेकिन और चॉइस देखते हैं और बढ़िया से, बी, सी, डी मल्टीपल, ये भी ठीक है। सी अगर इसको सही मानते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी तो खैर बेस्ट है, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट ऑफ साइंस जरूरी है, तो इसको तो आप छाट नहीं सकते, ये ठीक है। और ये चॉइस में 2 से 3 वाला में डी है, सी यहाँ है तो सी यहाँ है। अब बी, सी, डी, सी आपका अगर सही है तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो सी के बगैर तो काम चलता नहीं, इसको तो इसने सही रखा है सब में। तो इसका मतलब वही है, नगर ये वाली बात नहीं है, ये अंग्रेजी वाला सही, इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी को भी आप लोग पढ़ा कीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब इसका बेस्ट आंसर आपको मिलने जा रहा है। डी और सी तो क्लियर हो ही गया है, अब बी और ए में आप टटोलिए बढ़िया से, इन दोनों में बेटर कौन? केवल तर्क कौशल जरूरी है या बहुपरिप्रेक्ष्य सिद्धांत वाला जल्दी? मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है सोशियो साइकिल से, या केवल तर्क होता है? तो जाहिर है कि ये आंसर हो जाएगा। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, पेडागोगी का क्वेश्चन थोड़ा है दमदार। 79 में आपका जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को नियंत्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंस एज इंक्वायरी शब्द से, जांच पड़ताल से, तो साइंस को इंक्वायरी के संबंध में क्या देखता है? इसमें क्लासीफाई गिवन प्लांट्स, ये तो केवल क्लासिफिकेशन हो गया। एक्सप्लोर फैक्ट्स, ये ठीक लग रहा है कि आपका ग्राम सीड जो है उससे कैसे कैसे प्रस्फुटन हुआ और ग्रोथ हो गया, इसके कारक क्या क्या हैं? तो ये तो ज़्यादा है इलिस्ट्रेटिव। लिस्ट 5, ये भी लिस्टिंग है, क्लासिफिकेशन के करीब हुआ, ये क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी आपका नहीं होगा। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन, वेनेशन तो वही पत्र विन्यास की बात होगी, वेनेशन इन वेरियस लीव्स। तो इसका आपको बेस्ट तो यही है सेकंड,
हिंदी क्यों देखे, हिंदी से कन्फ्यूजन हुआ था इसीलिए। तो अंग्रेजी देख रहे थे हम लोग। 80। 80 में आपका कहता है जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोगी। जेंडर रिस्पॉन्सिव, जिसमें आपको जेंडर प्रमुख हो, तो पेडागोगी है और जेंडर रिस्पॉन्सिव है। जेंडर रिस्पॉन्सिव है पेडागोगी। तो साइंस में तो मेल फीमेल बहुत ना पढ़ाना पड़ता है, ऑर्गेन्स वगैरह, प्लांट्स का प्रोडक्टिव पार्ट या विभिन्न प्राणी हैं उनका, तो वहाँ तो है थोड़ा सा जेंडर रिस्पॉन्सिव। तो इंगेजिंग स्टूडेंट्स एग्जामिनिंग स्टूडियो टाइप्स, नहीं, केवल इसके लिए नहीं होगा। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, पढ़ाएंगे तो यूज तो होगा। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो इस हिसाब से आपका 2 अगर काट देते हैं। बी सी पहले देखिए कहाँ नहीं है। BC सी तो यहाँ ले लिया है। तो ग्रुपिंग तो करेंगे, जब स्टडी कराएंगे तो करेंगे, इसको ले लीजिए, हम तब यही रहने दीजिए, ये ठीक रहेगा। क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो जेंडर का ग्रुप तो होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा, ठीक है। उसके बाद 81, read the following statements and choose the correct option. S1 photosynthesis is endothermic reaction, correct. Respiration endothermic reaction, तो ये भी सही है, उसमें निकलती है और फोटोसिंथेसिस में कुछ खर्ची होती है, सूखता है, तो बोथ आर करेक्ट। S1 S2 बोथ आर करेक्ट, ये आ तो गया। चलिए एक बार में सबका पूछ लिया है। टेबल डिपिक्ट्स कलर, दर्शाता है कलर के बारे में, कलर चेंज किस किस मीडियम में क्या होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो ये आपको पूरा रटा होना चाहिए चारों, तभी बनने वाला है। जिसमें ये 2 आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया और ये 2 हो गया आर्टिफिशियल। चलिए तो मिलाते हैं। टर्मरिक बेस, नो चेंज। एसिड, ठीक है, थोड़ा रेडिश ब्राउन तो यही कंफर्म कर देगा। चाइना रोज बेस में ग्रीन, 2 ग्रीन तो कहीं है भी नहीं, बिल्कुल सही। आगे आपको देखना भी नहीं, वैसे इसको भी देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाँ यही हो जाएगा, फिनोक्सिलिन ब्लू। उसके बाद कलर एंड फ्लेम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई, बिल्कुल, ऑक्सी फ्लेम ग्रीनिश ब्लूइश होता है, जबकि कार्बन वाला फ्लेम होता है तो सोटी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ना इससे क्या, वो तो इंटरनल चीज़ है। ए और बी वाला सही है, कहीं चॉइस तो हाँ ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 84, which of the following factors are responsible for generation and flow of winds on the earth? हवा बहने के लिए मुख्य कारण, जनरेशन एंड फ्लो के लिए। अनइवन हीटिंग, ये सही है। अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस, ओशन तो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर में, हाँ, लेकिन पोलर आइस कैप्स वगैरह है, या दिन रात में गर्मी में टेम्परेचर होता है तो उसको अनइवननेस मान सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, नहीं वो तो कांस्टेंट है,
ये नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। ये भी कहीं आंसर है तो मारिए उसको, ठीक तो है। एटॉमिक नंबर, अच्छा इसमें केवल सन और अर्थ ना, वो तो कांस्टेंट, थोड़ा सा चेंज होता है। तो थोड़ा सा चेंज होने से अगर हम उसको प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो तो प्योर ऐसा है नहीं, ऐसा है पेरिलियन ऐसा कुछ है, कहीं यहाँ ऐसा कुछ सूर्य का है तो कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाता है दूरी, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है उसमें। तो उसको और ओशन को अगर हटाना पड़े, क्लोज चॉइस तो है ए बी और ए डी भी है। फ्लो ऑफ विंड्स ऑन अर्थ, इसको ओवरलुक कीजिए, इस पे जाइए। वाटर को जनरली मानते हैं कि वो कूल होता है, और ये जो दूरी है सूरज की और पृथ्वी की, वो जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, तो 4 पे ही जाना बेटर रहेगा जब दोनों है तो। बी और डी में प्रेफर करना है तो, अरे यहाँ डी है, सी थोड़ी है। बहुत ही कंफ्यूजन झूठ का हो रहा है, ए के साथ सी न मारना था, बहुत ज़्यादा यहाँ गलती कर बैठा। लीजिए, समझाया आपको मैंने, और इस हिसाब से इसका आप मारिए ए के साथ सी, सी ए सही और सी सही, तो ये होगा 85। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13, और कह रहा है कि बी का 17, तो 13 आपका हो गया एल्युमिनियम, 2 8 और 3 और 17 हो गया, तो क्लोरीन दिखता है 2 8 और 7, तो इसको एक चाहिए, ये 3 को मिलेगा और क्या होगा, ए बी 3 मारिए। ये 3 यहाँ मान लीजिए कि बाहर है, और यहाँ एक एक की कमी है, तो एक एक करके 3 के पास चला जाएगा, 3 ठो क्लोरीन कोई दे देगा, ठीक है, ए बी 3, 85। देखिए कंडक्शन से पूछा है इधर, बहुत आसान आसान पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट लेकिन फंसाने वाला होता है, रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ठीक है, कंडक्शन फास्टर इन सॉलिड, सही है, सॉलिड में थोड़ा फास्टर होता है। टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, ये भी सही है, तो हमको सही लेकिन करना नहीं है, नॉट है, ये सही, नॉट ट्रू खोजना है। डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये भी सही हो गया, कंडक्शन नहीं होता है उसमें, ये भी ट्रू हो गया। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, हाँ ये भी आपका सही है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, बिल्कुल ये भी सही है, तो ज़्यादा गलत खोजना होगा। भयंकर कंफ्यूजन वाला कुछ क्वेश्चन रहता है ऐसा, इतना आसान चीज, और कंडक्शन नॉट ट्रू, तो ये तो सब ट्रू है। एक समान फ्लो ऑफ हीट करंट ये सब कभी नहीं होता है हर मटेरियल में, तो ये भी सही है। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, तो गैस में तो कन्वेक्शन करंट है जनरली। टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, चलिए इसको मान सकते हैं, दूर से भी ऊष्मा का संचरण हो जाता है, तो इसमें सबसे बेस्ट आपका ये कटिंग मार करके 2 को
मनाइए, क्योंकि नॉन ऑफ दिस तो है नहीं। नॉट ट्रू, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। 87, an object flows with 1/4 part of its volume outside the liquid, ठीक है। आउटसाइड द लिक्विड इसका है, पहला लिक्विड में इतना। when put in liquid A, अच्छा ए की बात खत्म हो गई। and 3/4 part of its volume outside the liquid कितना in liquid B, तो कौन स्टेटमेंट सही है? ट्रू। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, ये उल्टा हो गया ना। अगर डेंसिटी ए की ज़्यादा होती तो वो नहीं डूबने देता ज़्यादा, तो ए में तो मतलब डूबा हुआ है ज़्यादा, 1/4 ही बाहर है। तो ये इसका उल्टा खोजिए, डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर तो लिखा हुआ है, तो ये है, बीच में छूट गया। बोथ लिक्विड सेम तो कतई नहीं होगा। densities of liquid cannot be compared on the basis of above information। इस पर क्यों नहीं कन्फ्यूजन, आराम से हम कर लेंगे, तो यही तो सही होगा। डेंसिटी पर नहीं करेंगे तो किसी पर करेंगे। डेंसिटी हाई है, आर्किमिडीज लॉ सबने आपने पढ़ा है कि जो डेंसर है वो ऊपर फेंक के रखता है ज़्यादा, और ऊपर फेंक के रखा है ज़्यादा पार्ट, यहाँ 3/4 फेंक के रखा है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 87 के बाद 88, समय ज़्यादा लग गया। सुनीता शीत जल के अंग्रेजी देखिए। सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल कहाँ डाली है? कोल्ड वाटर में रखी, तो गर्मी आ जाएगा, क्योंकि एक्टिव मेटल सब है पानी में, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। डाउन ऑब्जर्वेशन, पोटेशियम वायलेंटली विथ वाटर, ठीक है, सही है। इंडोथर्मिक कैसे होगा? एक्सोथर्मिक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, पॉप साउंड इज हर्ड, पॉप तब सुनाई देगा, ब्लास्ट होगा। तो इसका सबसे बढ़िया ये है, पॉप साउंड किस में निकलता है? जहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है वहाँ, तो ये सब पॉप तब नहीं होगा, उसमें ब्लास्ट होगा। उसके बाद आपका पोटेशियम, तो KOH मिल जाएगा यहाँ, H2O दे देगा OH और H, तो 2 पार्ट हो जाएगा, H2 निकलेगा, नॉट है ना। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ, पता नहीं, कंसंट्रेशन थोड़ा, सॉरी। यहाँ ये कह रहा है, नॉट भी कह रहा है कि क्या नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसमें आपका ये तो करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है ना, नॉट करेक्ट खोज रहा है, तो ये दीजिए। इसमें तो आपका थोड़ा सा निकलेगा गैस, और ये निकलेगा मेटल है, पानी के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ क्रॉस करने के बाद उल्टा बना दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ये हो जाएगा 100%, क्योंकि ये तो होता ही है, और ये दोनों घटना भी मेटल और पानी का रिएक्शन है, तो गैस निकलती है, तो गैस का जलने से पॉप साउंड भी आएगा। गर्मी काफ़ी रहती है इसीलिए आग लग जाती है, केवल ये बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया है, गर्मी निकलेगी, ये कहता है कि गर्मी सोखेगा। द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी, कहता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछना है, कैसा क्वेश्चन, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फायदे आप देखिए क्या क्या होंगे।
इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन से होगा, इसका विकास होगा, आदमी कुछ सोचेगा। डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स के बीच में कंसर्न नहीं, डिसर्न होगा। भेद लिख दिया है, भेद थोड़ा और जटिल वर्ड हो गया। डिसर्न कंसर्न का उल्टा डिसर्न, तो ये भी हो सकता है। डेवलप कम्युनिकेशन, अच्छा। आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ये सब विशेषता है कि छांटते हैं हम उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन को। ये भी ठीक हो गया, गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी आइडेंटिफाई करना। ये क्या है? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस। तो इस हिसाब से अब इसमें चॉइस में ये तो हमको लग रहा है कि सबसे कम महत्व का जो चीज़ है उसको हटाएंगे, सब्जेक्टिविटी इन साइंस, ये भी आ रहा है। अल्टरनेट कंसेप्ट भी डाइवर्जेंट थिंकिंग का है गुण। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ले ही रहे हैं, पहले आप एलिमिनेट कीजिए। ए देखते हैं, ए सही है तो ए इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अवश्य भावी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिविटी इन साइंस, गिफ्टेड चिल्ड्रन का भी होता है एकदम 100%। तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसी दोनों में से आंसर बनाइए। अब डी है तो इसमें डी है तो उसमें ए नहीं है, बी है। बी कहता है हिंदी में भेद करना, डिसर्न बिटवीन स्टडी, उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं माना जाता है। तो बी इसमें है तो बी के चलते इसको छांट देंगे। हमारे हिसाब से बेस्ट इसका 1 हो जाएगा। बट अल्टीमेटली बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, पेडागोगी पार्ट जो है आपका वो आसान नहीं है, कंफ्यूजिंग 2-3 क्वेश्चन मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है मिलाना है, तो ये तो आप लोग देखे हैं, आसानी से बन जाएगा। इसका क्या होगा? इसका सबसे पहले आप क्या पकड़ेंगे, सेम हाइट वाला प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा कि दर्पण का नाम लिखना है ना, आइडेंटिफाई द मिरर्स, मिरर्स है ABCD, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसी आधार पे देंगे इन कैसा इमेज बनाया है। तो इमेज आपका बड़ा बनता है किससे, आपको यहीं से पकड़ लीजिए। बड़ा इमेज की कौन बनाता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, पहले वहीं देख लीजिए। तो सी का नाम कहाँ कहाँ है, कॉन्वेक्स काटिए, कॉन्वेक्स काटिए। अब आपका ये सही हो एक ठो लग रहा है और ये सही रह रहा है। अब दूसरा देखिए उसका उल्टा, तो उल्टा तो बहुत जगह दोनों में हो जाता है थोड़ा थोड़ा। आप इसको देख लीजिए। अब इसी को अगर देखते हैं सेम साइज का, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो प्लेन यहाँ दिख रहा है, तो प्लेन यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉनकेव यहाँ आपको सी मिल गया और कॉनकेव मिल गया, बिल्कुल ठीक मिल गया। ओ मामला आपको यहाँ दिखा रहा है कॉन्वेक्स के बारे में कि कॉन्वेक्स क्या करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो कॉन्वेक्स आपका दोनों हो जाएगा। यहाँ देखिए ठीक है, रियल है ही और इन्वर्टेड भी है, सेम एज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एक पॉइंट विशेष की चर्चा कर दिया है जो कि ठीक ठीक। अब चले जाइए इसी के साथ। और यहाँ डी वर्चुअल डिमिनिस्ड, तो ये तो हर हाल में कॉन्वेक्स होता है, ये होगा ही। और यहाँ ये ठीक, बी भी आपका कॉन्केव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सेम एज ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होगा तो सी पे आपका इमेज बनेगा, ये ठीक बेस्ट।
थैंक यू, पेशेंस से आपने देखा। एनालिसिस हड़बड़ाहट में नहीं होती है, उसको रीजनिंग वाला सवाल सब था, समझ ज़्यादा थोड़ा लग गया, वीडियो लंबी हो गई, बट उम्मीद है कि हम लोग का डिस्कशन सफल हुआ। और 2-4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर की में अब देखा जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैथ में के पेडागोगी में और इसमें कंफ्यूजिंग रहे, लेकिन जहाँ तक हो सका हमने उसको अच्छे से समझ करके एनालिसिस किया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अगर मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, इसको लाइक कर देंगे, इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा। नया नया चैनल है मेरा, हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद, नमस्कार।